गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। सबीन, वैसे किसी ने कभी आपसे कहा कि आपका चांद सा गुलाबी चेहरा है? चांद सा गुलाबी चेहरा है? मेरे नाम का मतलब चांद सा चेहरा है, फेस ऑफ मून। ओके, सबीन का मतलब यस। एक तो कहते हैं ना चांद सा रोशन चेहरा, चांद सा रोशन चेहरा। लेकिन आज मैंने कहा कि चांद सा गुलाबी चेहरा कभी किसी ने कहा? नहीं, मुझे किसी ने नहीं कहा। चांद सा गुलाबी नहीं कहा, बस कहते हैं गुलाबी चेहरा, रेड हुए वो। ये कभी कॉम्प्लीमेंट में। वैसे गुलाबी चांद का नजारा किया आपने? नहीं, मैंने कभी नहीं किया, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। कल गुलाबी चांद का नजारा हुआ। रियली? यस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 2024 का ये जो पिंक मून है, इसका नजारा हुआ और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:49 पर यह नमूदार हुआ। अमेरिका, यूके, पोलैंड समेत बेशतर मुल्क ऐसे जहां पर इस पिंक मून को देखा गया। अच्छा, डिपिक्ट करता है कि द सीजन ऑफ स्प्रिंग। और कितना प्यारा लग रहा है। नहीं, वो तस्वीर ऐसी है, तस्वीर ऐसी है, तो जूम करके खूबसूरत लग रहा है ना। अच्छा, मैं कह रही हूं बड़ा लग रहा है। नहीं, मैंने कहा बहुत प्यारा लग रहा है। तो मुझे लगता है मतलब बाजू का इतना हो जाता है, कान है ना। मैं उस चांद में खो गया था। हाय हाय हाय, क्या बात है। वैसे बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत वाकई में। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं पाकिस्तान के ताल्लुकात से मुताल्लिक, पाकिस्तान के उन विजिट से मुताल्लिक जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के हुए, जैसे कि ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी, जिस तरह वो यहाँ पर 3 रोज़ दौरे पर मौजूद थे, कल उनकी वापसी हुई और जो बातें उन्होंने की हैं इस दौरान बड़ी अहम बातें हैं। उनका कहते हैं दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती। पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात तारीखी लिहाज से बहुत अहम है, सकाफती लिहाज से बहुत अहम है और ज़ाहिर है मज़हब के लिहाज से भी ज़ाहिर है जुड़े हुए हैं सारे। बिल्कुल। और पाकिस्तानियों से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि वो कहते हैं कि अजनबियत का एहसास नहीं होता जब यहाँ पर आया जाता है। सो ऑब्वियसली पाकिस्तानियों की अगर बात की जाए, वाकई हर कोई यही कह रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, एक और चीज़ जो उनकी तरफ से आई, उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसकी हम हिमायत करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं। उसूली मौक़िफ़ है और बड़ी तारीफ़ की उन्होंने इस मौक़िफ़ की। अच्छा, कल जिस तरह वो सुबह लाहौर में भी थे, बाद में वो कराची भी गए। जिस तरह लाहौर में हमने देखा कि मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी, फिर कराची में मज़ार कायद पर उन्होंने हाज़िरी दी। जब कराची पहुँचे तो बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, इनसे उनकी मुलाकातें हुई और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जिन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर और फिर कराची में अहम मुलाकातें की, तो ज़ाहिर है इस दौरान बहुत सी खबरें सामने आती भी रहीं और तिजारती हुजम से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि वो कोशिश ये कर रहे हैं, अब यही ख्वाहिश है कि जो तिजारती हजम है दोनों मुल्कों के दरमियान वो 10 अरब डॉलर तक हम ले जा सकें। हाँ, इस पर इत्तफाक उनकी तरफ से हुआ है और इसके अलावा ज़ाहिर तवानाई और अवामी राब्तों समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातें हुई हैं और 8 मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की, और मौसम आज कैसा रहेगा ये जरा बता दें जी। आज का मौसम कैसा रहेगा, आपके दिल के हाल का भी, दिल के मौसम का भी शुएब पूछेंगे हम, लेकिन पाकिस्तान के मौसम का सबसे पहले बताते हैं। इस्लामाबाद की बात करेंगे। सबसे पहले कम से कम 19, ज़्यादातर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 22, ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची की बात करेंगे, कराची में कम से कम 25, ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा पेशावर की बात करेंगे, कम से कम 19, ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा में कम से कम 12, ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है आज का मौसम और मौसम जो है वो शुएब खुश्क ही है तकरीबन। कब तक रहेगा ये मौसम खुश्क? ये कुछ नहीं पता अच्छा, हाँ, बारिशों का सिलसिला कोई दोबारा ऑलरेडी वो सिलसिला दाखिल हो चुका है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक इम्पैक्ट आ रहा है। अब ऐसे में इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जो नया सिलसिला है बारिशों का, उसकी अगर हम बात करें, पंजाब हो, केपी हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, यहाँ पर बादल बरसेंगे। कहा जा रहा है कि 26 तक बरसेंगे, चूँकि मगरबी हवाओं का सिलसिला है आज मुल्क में दाखिल हो जाएगा और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़, यहाँ पर बर्फबारी की पेशगोई की जा रही है। अरे अप्रैल में बर्फबारी और तकरीबन मई आने वाला है अब, और बर्फबारी की हम बात करें यहाँ पर, नाउ दिस इज वेरी अलार्मिंग। ऐसे में पंजाब में पीडीएमए की डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत भी सामने आई है। शांगला और गिरदोनवा यहाँ पर भी बारिश का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। सर्दी बढ़ गई है। सर्दी बढ़ गई, ये सर्दी बढ़ गई है। अब मैं से सर्दी बढ़ गई कहूँ या सर्दी की वापसी कहूँ? वापसी तो नहीं कह सकते क्योंकि जिन इलाकों की हम बात करें वहाँ से उस तरह से नहीं गई थी। अब हाँ, कराची की अगर बात करें या फिर इस्लामाबाद की अगर बात करें, लाहौर की बात करें, पेशावर की बात करें, यहाँ पर ज़ाहिर सर्दी वापस आएगी। कुछ शहर ऐसे हैं जिनसे मुतालिक ये बात हो रही है कि अच्छा ये वो शहर हैं जहाँ पर
जिस तरह पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं, वहाँ पर एक दिन में 4 मौसम होते हैं कि सुबह दोपहर शाम रात मौसम बड़ा डिफरेंट क्या आप इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद इज वन ऑफ देम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यही हालात होते हैं कि सुबह आप जागते हैं और हल्की हल्की ठंड होती है, उसके बाद आप घर से निकलते हैं तो आपको गर्मी लगना, फिर दिन में और गर्मी शुरू हो जाती है और फिर शाम में मौसम खुशगवार हो जाता है और फिर रात में फिर से ठंड हो जाती है और अभी तक रजाई कंबल आपके अंदर नहीं रखे गए। ऐसे ही है। और बच्चों वाले घर में तो ये ज्यादा मसला खराब है ना, चूंकि उनको ज्यादा प्रोटेक्ट आपने करना होता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं और दीगर खबरें शामिल करते हैं और बात करते हैं अब हम अपनी कौमी क्रिकेट टीम की। कि नजर ही आ रहा है सबीन की काकूल के बाद दोस्तियां जरा बढ़ गई हैं, आपस की बॉन्डिंग बहुत बढ़ गई है, गपशप बहुत हो रही है। जैसे मैं लाहौर में अगर हम ट्रेनिंग की बात करें जिसमें हारिस रऊफ ने बॉलिंग कराई, चुके थे वो पहले रिहैब में थे और ज़ाहिर है उस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग पहले नहीं की थी। को आराम दिया गया है, ऑब्वियसली वो उनकी भी इंजरी का आ रहा था। शादाब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि नायब कप्तान बनाने का जो फैसला है वो ज़ाहिर है मैनेजमेंट का होगा। वो कहते हैं हाँ जो रोल मिला है मैं उससे खुश हूँ। और कीवी प्लेयर्स की अगर हम बात करें, ज़ाहिर है वो भी कहते हैं कि हम सीरीज़ जीतने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज़ है उसका चौथा मैच होने कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। अब लेट्स सी, चूंकि ज़ाहिर है लाहौर का मौसम डिफाइन करना होगा। लाहौर का मौसम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हमारे क्रिकेटर्स। उनकी अगर बात की जाए मौसम खुशगवार हुआ और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी वो भी खेल उठे। कहते हैं ना अपनी आपका एक टफ स्केड्यूल चल रहा होता है कि वहाँ पर उन्होंने मौसम जो है उसको एंजॉय किया। अच्छा हुआ क्या वहाँ पे? हुआ ये जनाब कि साइम अयूब, उस्मान खान, इफ्तिखार अहमद और जमान खान ये पहुंचते हैं जी अबरार अहमद के कमरे में और कहते हैं भैया जरा चाय तो पिलाना, क्योंकि ये वीडियो खासी अब वायरल हो रही है। साइम अयूब अबरार अहमद से चाय की फरमाइश करते हैं, कहते हैं सुना ये है कि तुम बड़ी अच्छी चाय बनाते हो। तो फिर ज़ाहिर जब उन्होंने फरमाइश की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल चाय बना देते हैं, आपको चाय पिलाते हैं। अच्छा वैसे अबरार को चाय पसंद भी बहुत है। वो उस दिन जब मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि कराची में आज भी जहाँ बचपन में वो बैठ के चाय पीते थे किसी ढाबे पर, तो आज भी जाते हैं दोस्तों के साथ वहीं बैठ के चाय पीते हैं। तो ही इज़ अ चाय लवर एक्चुअली। अच्छा ज़मान को पता है। हाँ ज़मान खान की अगर बात करें उन्होंने भी अच्छे मौसम में चाय का मूड उन्होंने भी जाहिर किया। ज़ाहिर है चाय और किसी को ना पसंद हो ऐसा कैसा हो सकता है। अच्छा ज़मान ने क्या कहा? पत्ती तेज और पत्ती तेज होनी चाहिए, चीनी कम रखे क्योंकि मैं डाइट पर हूँ, व्हिच इज अ गुड थिंग। मतलब हमारे प्लेयर्स अपनी डाइट का ध्यान रख रहे हैं, अपनी फिटनेस पर तवज्जो दे रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है। क्या वो चाय जिसमें दूध है वो हेल्दी होती है? कभी कभी आपको लेना पड़ता है दूध भी आपके लिए, क्योंकि हर चीज आपको एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। चलें अब सुनवा देते हैं उनकी गपशप क्या हुई। चलें जी। साहिब भाई आप लोग कल आ जाए यार, कल आ जाओ कल। चाय चाय सामान तो आए। किश्ती भैया आप खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। चाय जितनी अच्छी है एक कप और होनी चाहिए। क्या बात है। फिर देखेंगे चाय के एक मग पर ये सारे साथी एक साथ गपशप के मूड में नजर हमें आए। Exactly. It is a very good sign. I must say that. किस तरह जब आपको फ्री टाइम है, yes. हाँ, जो आपको पे बैक पे नजर आ रहा होता है वो जो यूनिटी होती है वो आपको ऑन ग्राउंड नजर आ रहा होता है। और जब अच्छी बॉन्डिंग आपकी होती है तो परफॉर्मेंस पे भी उसका एक इम्पैक्ट होता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात करते हैं एक और परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जिंदगी इंतखाबात की बात कर रहे हैं। इसमें परफॉर्म किसने किया है? क्या आप बताएं? अच्छा बहरहाल ज़िमनी इंतखाब की जब हम बात कर रहे हैं, ज़रा परफॉर्मेंस ने किया जो जीत है ऐसा ही है। right? लेकिन आप देखिए लोग बड़ा कम, वैसे ज़िमनी इंतखाबात में अमूमन भी हमने देखा है वोटर टर्नआउट उतना नहीं होता। अच्छा जो कि नॉर्मली होता है। कभी ऐसे हुआ कि ज़िमनी इंतखाब में किसी इंतखाब में नॉर्मली ऐसे हुआ कि जो जीत रहा है शख्स राइट जितने वोट से वो जीत रहा है उससे ज्यादा वोट मुस्तरद हुए हों? अभी हुआ था ना एक तो जगह पर हो जाता है लेकिन यहाँ खासी ज्यादा तादाद में ऐसा हो गया है। अच्छा ठीक है। वोटर टर्नआउट रहा है जनाब 36%। फाइन। अब आम इंतखाबात के मुकाबले में ज़िमनी इंतखाबात में गिनती में खारिज वोटों की तादाद 50% कम रही है और 4 हलकों में जो मुस्तरद शुदा वोट है उनकी तादाद जीतने वाले उम्मीदवार के मार्जिन से भी ज्यादा यानी इतने मुस्तरद हो गए कि दूसरे साहब जीत गए। फाफन ने भी अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। फाफन ने ही की है, मैंने कुछ नहीं कहा, ये मेरे पे ना डालिए, ये फाफन की रिपोर्ट है, फाफन ये कह रहे हैं। क्लैरिफाई कर दूं ना, लोग कहे अच्छा हम अपना तज्जिया दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक हम ये सारी खबर दे रहे हैं। ऑब्वियसली कोशिश करेंगे उनसे बात भी करें, बिल्कुल ऐसे आज या कल में बात भी करते हैं ताकि लोगों को भी जरा क्लैरिटी हो। जिक्र कर रहे हैं उसके मुताबिक ज़ाहिर है एक तो हल्के कौन से हैं और एग्जैक्टली वहाँ पर कितने
वोटर टर्नआउट था और कितने वोट पड़े जीतने वाले को, कितनी खवातीन बाहर निकली, कितने मर्द बाहर निकले, ये भी बड़ा जरूरी, क्योंकि अभी हम बड़े खुश हो रहे थे जनरल इलेक्शंस की बात करें तो वहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि खवातीन बाहर निकली हैं काफ़ी ज़्यादा, वोटर टर्नआउट काफ़ी अच्छा रहा है। बिल्कुल ऐसी है। जी आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं माँ की मोहब्बत की। अगर बात अरे बेमिसाल मोहब्बत, बेमिसाल मोहब्बत है और जाहिर सी बात है कोई नेमुल बदल नहीं है इसका, और यही जज्बा है जो कि सिर्फ इंसानों में नहीं पाया जा रहा होता, बल्कि ये अगर देखा जाए तो बाकी तमाम जानदारों में भी मौजूद होता है कि अपने बच्चों के लिए एक प्यार, एक एहसास होता है। एक शानदार मिसाल इस वक्त हम आपको दिखाने भी जा रहे हैं। अमेरिका की ये रियासत है जहाँ पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें एक चुमादा रीछ है, छोटा सा रीछ है, उसको देखा जा सकता है कि वो पुल के नीचे के पानी में गिर जाता है और इसी तरह से जो उसकी अम्मा है वो बड़ी परेशान हो जाती है और वो फ़ौरन से जाकर उस बच्चे को निकालने की कोशिश करती है और जाहिर है वो एक मरतबा निकालती है और साइड पर लेकर जाती है और दूसरी मरतबा दोबारा वो पानी में गिरता है, फिर दोबारा वो तड़प उठती है और जाकर अपने बच्चे को वहाँ से बचाकर किनारे की तरफ ले जाती है। वो ऑब्वियसली ये ममता का जो जज्बा है ये जाहिर है लोग इस पर कमेंट भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं कि आप चाहे किसी भी फॉर्म में माँ जो होती है, ममता जो होती है वो उसकी हमेशा रहती है। अच्छा वैसे रीच और फीमेल रीच, आपने कहा मादा रीच, तो रीचनी नहीं कहते इसको? रीचनी भी कहते हैं। अब हर कोई गलतुल आम भी कुछ चीज़ें होती हैं पूछ लूं, मुझे और वो और जाहिर है बहुत सारे लोग जाहिर है रीचनी नहीं भी कह रहे होते। ऑब्वियसली डिपेंड्स, हाँ मतलब इट डिपेंड्स ना। यानी बिल्ली और मादा बिल्ली नहीं, बिल्ली और बिल्ला और रीच और शुद्ध उर्दू शुद्ध। अच्छा चले इस पर बहस ब्रेक में करते हैं, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर वक्फे से तहरीक इंसाफ के साथ राबतों और मुज़ाकरात की खबरें आती हैं, ताहम पार्टी बार बार उन खबरों को मुस्तरद कर देती है। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारे कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात करेंगे तो सबको आगाह किया जाएगा। वो कहते हैं कि ना हम मज़ामत कर रहे हैं लेकिन मफामत से इनकार भी नहीं कर रहे। उन्होंने एक बार फिर ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया, ताहम पार्टी के एक और रहनुमा शेर अफजल मरवत भी कुछ संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मगर ये इल्ज़ामात किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ हैं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पार्टी के कुछ रहनुमाओं ने बानी पीटीआई पर दबाव डाला कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए मेरी जगह किसी और का नाम दें, लेकिन उन्होंने उनकी चाल उन पर ही पलट दी। बहुत से फैसलों पर उन पर दबाव डाला जा रहा है, तो इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पीटीआई के सीनियर रहनुमा खान साहब। अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हम न्यूज़ को। अली साहब सबसे पहले मुज़ाकरात से मुताल्लिक की कमेंट लेना चाहूँगा। ज़्यादा तरदीद तो होती है लेकिन क्या मैं इसको ये समझूँ कि एक अच्छा वर्किंग रिलेशन बहरहाल बन रहा है हुकूमत के साथ, किसी न किसी मामले पर बातचीत का आगाज़ हो चुका है, वो उससे हम मुज़ाकरात ना भी करें तो बहरहाल बातचीत स्टार्ट है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप सबको सुबह बखैर, आपके नाज़रीन को बहुत शुक्रिया अली साहब, बहुत शुक्रिया। हर दिन अल्लाह का तोहफा है, यू शुड नॉट टेक योर लाइफ फॉर ग्रांटेड, क्योंकि कुछ नहीं पता आज रात जो लोग सोए कल सुबह उठेंगे कि नहीं। हर दिन अल्लाह का तोहफा है। मेरी तो हमेशा ये दुआ होती है, आपकी बात से थोड़ा सा मैं साइड पे गया, कि हमेशा ये दुआ होती है कि आज का दिन अल्लाह ताला जो है वो सबसे पहले अपने लिए, उसके लिए और उसके बाद इस मुल्क के लिए बेहतरीन करे। हमसे अल्लाह इस मुल्क के लिए काम ले, और ना अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। देखिए डायलॉग का जहां तक ताल्लुक है, खान साहब की रिहाई जब तक नहीं होती तब तक ये सारे कोई नॉन स्टार्टर ही मुझे लगते हैं। कोई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात तो मेरे नॉलेज में नहीं है, मतलब मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि मुझे मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन इस फील्ड में इतना अरसा हो गया है तो मैं किसी मुज़ाकरात में शामिल तो नहीं हूँ, ना मुझे इल्म है कि हो रहे हैं या नहीं। लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि सियासी क़ुव्वतें जिधर भी होती हैं, और मुल्क की इतनी बड़ी क़ुव्वत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अल्हम्दुलिल्लाह अवामी ताकत है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एंगेजमेंट होती है। अब कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता कि इतनी बड़ी जमात बिल्कुल एंगेजमेंट ही ना हो। लेकिन एंगेजमेंट की मोडालिटीज क्या होंगी इस पे बात होनी चाहिए। आसिफ जरदारी साहब ने भी मुज़ाकरात की बात की, और एक 2-3 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी मुज़ाकरात की बात की जी। लेकिन उसके लिए माहौल हुकूमत को बनाना चाहिए। जब तक माहौल नहीं होगा तब इवन अगर मैदान जंग में भी लोग कहते हैं ना कि मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आर्मी तौर पे जंग बंदी होती है। अब आपने इमरान खान साहब को अंदर रखा हुआ है, उनकी जो वाइफ हैं फर्स्ट लेडी बुशरा साहिबा की भी हेल्थ इश्यूज सामने आ रहे हैं, उस पर बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है। तो उनको भी उनके जो जहां उनको एतमाद है वहां टेस्ट करने दीजिए। और एक और चीज जी, जो हमारा जो मैंडेट चोरी है उसके लिए क्या रोड मैप है हुकूमत के पास,
کیا وہ اپنے ہاتھ سے اپنا مینڈیٹ جو ان کا نہیں ہے ہمارا ہے ہمیں دیں گے؟ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جس کو آپ اوپن ہینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے علی صاحب، دیکھیں آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ مذاکرات ہونے بھی چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مطالبات پی ٹی آئی کی طرف سے کیا ہیں؟ صرف الیکشنز کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس لحاظ سے تو وہ متعلقہ ادارے ہیں، وہاں پر جانے کی تو ہر وقت ہوتی ہے، ایک مارجن ہوتا ہے کہ وہاں پر جائیں اور آپ اپنی جو بھی آپ کی کمپلین ہے آپ اس کو رجسٹر کروائیں ساتھ ساتھ. تو ایسے میں کیا مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے یا بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی اگر یہ مطالبہ آپ لوگوں کا پورا نہ کیا گیا تو؟ پہلی بات تو عمران خان صاحب کی رہائی ہے اور ساتھ میں اسیران کی رہائی ہے. اچھا. اور یہ بہت بڑا سی بی ایم ہوگا، کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جاتا ہے. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی ڈیل کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب پولیٹیکل پرزنر ہیں اور ساتھ میں شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، ڈاکٹر یاسمین اور ایک لسٹ ہے لمبی. یہ سارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں. ان پہ جو کیسز ہیں ان کی کوئی لیگل ویراسٹی نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا توشے خانے کیس میں خان صاحب کی رہائی بھی ہوئی اور اس میں ظاہر ہے اور کیسز میں اندر ہیں تو باہر تو نہیں آئے، لیکن رہائی ان کی ہوئی اور سینٹنس بھی سسپینڈ ہوئی. اور آج کل میں سائفر کیس کا بھی فیصلہ آ جانا ہے، تو کیسز میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو پرولونگ کیا جا رہا ہے. یہ میں آپ کے سامنے کہوں گا کیونکہ میں تقریباً بات میں اس لیے بھی وزن ہے علی صاحب چونکہ خود رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر مذاکرات کریں تو خان صاحب کی رہائی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس پر کامنٹ لوں، چونکہ رانا صاحب ذکر ہوئے مذاکرات سے متعلق وہ کیا بات کر رہے ہیں میں سنوانا بھی چاہتا ہوں سب کو. بات چیت تو آپس میں جو ہے وہ غیر مشروط ہونی چاہیے. اس وقت ہم جس بحرانی کیفیت میں جکڑے ہوئے ہیں اس کا حل جو ہے وہ ڈائیلاگ سے ہی نکل سکتا ہے. اچھا علی صاحب، چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مشروط ہونی چاہیے بات چیت، آپ نے چونکہ اس سے پہلے 2 بار ہی کہا کہ جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی بات چیت ہو نہیں سکتی، یعنی مذاکرات سے پہلے رہائی یہ مطالبہ ہے یا کہ مذاکرات سٹارٹ ہو جائیں؟ اگر یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی میں اس بات کو ویٹیج دے دوں جو کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں تو رہائی بھی ہو سکتی ہے، حالانکہ یہ عدالتی معاملہ ہے، کیونکہ اس طرح اگر پولیٹیکل فیصلے ہوں گے تو پھر عدالتیں کہاں کھڑی ہیں، پھر وہ کیسز کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے میں تقریباً جب سے یہ الیکشن ہوا ہے اور خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی پہلی، تو اس میں چیئرمین عمران، اس وقت ابھی حکومت نہیں بنی تھی شہباز شریف صاحب کی، تو اس وقت چیئرمین عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ اگر ہم حکومت میں آتے ہیں، کیونکہ آج بھی اگر آپ لسٹ اٹھا کے دیکھیں نا اسمبلی کی تو پارٹی وائز تحریک انصاف آج بھی ٹاپ پہ ہے، جو الیکٹڈ سیٹیں ہیں جہاں ہم جیتے ہیں. نون لیگ کی ہمارے بعد دوسرے نمبر پہ 70 کے اوپر ہیں، ہماری 90 سے اوپر تھی، لیکن ظاہر ہمیں ریزرو سیٹیں نہیں ملی تو ہم سے وہ آگے اس میں اس وجہ سے نکل گئے. ادروائز آج بھی سب سے بڑی جماعت ووٹ لینے کے حساب سے پاکستان تحریک انصاف ہے. تو خان صاحب نے اس وقت کی بات اس لیے کی تھی کہ ہو سکتا تھا یا اب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس ملے تو ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں آئیں. تو اس پہ خان صاحب نے یہ بات کی کہ میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کرتا ہوں، جس بنیاد پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ ماڈل پہ انہوں نے ایک وے فارورڈ دیا پوری انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے فائدہ لے کے نیلسن منڈیلا جیسے لوگوں نے اپنے ملک کو بہتر کیا. اب اس میں ریکنسیلیشن والی بات میری پکڑ کے لوگوں نے جناب وہ بیشنگ یہ دے مار 4.5 لگ پیچھے پڑ گئے. اور بھائی وہ آدمی بھلا آدمی صرف ریکنسیلیشن نہیں کہہ رہا، وہ ٹروتھ بھی ساتھ کہہ رہا ہے. پہلے سچ بولو گے پھر ریکنسیلیشن ہوگی. دوسرا میسج کیا تھا کہ اگر ہم پاور میں آتے ہیں، عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم ہم لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں ہے کہ کسی کے قتل مقاتلے معاف کرنا شروع کر دیں، وہ عدالتوں کا کام. اگر کسی کا بندہ مارا گیا ہے، زخمی ہوا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو معاف کرنا؟ لیکن سیاسی حکومت جب آتی ہے تو ہم سیاسی انتقام نہیں لیں گے کہ کسی پہ غلط پرچے کر دیے، کسی کو اندر کر دیا، کہ ہم انتقام نہیں استحکام کی بات کرتے ہیں. تو اس کو لوگوں نے لیا کہ جناب پتہ نہیں ہم نے آ کے تو سارے ظلم معاف کر دینے ہیں اور وہ عدالتوں کا کام. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بطور وزیر اعظم سیاسی انتقام نہیں لے گا. اب اس سے بڑی بات عمران خان صاحب کیا کریں؟ یہ بات ہے 2 مہینے پہلے کی. اب یہاں پہ ایک نقطہ اور جو بات کر رہے ہیں اپنا رانا صاحب کے غیر مشروط، بالکل مذاکرات کی ابتدائی ہوتی ہے غیر مشروط، لیکن اس کے لیے آپ نے راستہ آپ نے ہموار کرنا ہے. اچھا ویسے میں علی صاحب پی ٹی آئی کے اوپر آج بھی وہی تنقید ہو رہی ہے اور لوگ وہی بات کر رہے ہیں، سیاسی رہنما وہی بات کر رہے ہیں کہ طرز سیاست پی ٹی آئی کو تھوڑی چینج کر لینی چاہیے اب، اور اگر ایک اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی ہے تو کم از کم دوسری پر تو جائیں. جس طرح پہلے بھی الیکشن میں دھاندلی کی بات ہوئی اور کہا احتجاج کریں گے ہم، اور اس کے بعد دیکھیں
کوئی رزلٹ ایسا نظر نہیں ہے. ضمنی انتخابات کی بات ہوئی ہے تو اب بھی کہا جا رہا ہے کہ احتجاج کریں گے اور بڑا ہی اسٹرانگ موقف سامنے آیا ہے. سو کیا ایسے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عدالتی فیصلوں پر جو ہے وہ انحصار کرنا چاہیے, عدالتوں پر ٹرسٹ کرنا چاہیے, لیگل پروسیجرز کی طرف جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہر مرتبہ باہر نکلے, احتجاج کیا, کوئی رزلٹ نہیں آیا اور واپس چلے گئے اور پھر خاموشی؟ دیکھیں, سب کو پتہ ہے کہ جو کیسز سیاستدانوں پہ بنائے جاتے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ پولیٹیکل کیسز کی ہوتی ہیں, اور یہ تاریخ مرحوم ایوب خان صاحب کے دور سے شروع ہوئی جب ایبڈو لایا گیا, اور بڑے بڑے خاندانی سیاستدانوں پہ, یعنی کہ وہ لوگ جو کہ نسل در نسل ایک عزت کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں جی, ان پہ مد چوری جیسے کیسز بنائے گئے. ابھی بھی آج کل بھی ہمارے ایک پولیٹیشین پہ کوئی موٹر سائیکل چوری کا ہے, کوئی میں نام بولوں پتہ نہیں تیمور جگنا ہے یا مروت صاحب ہیں یا عمر ایوب, آئی تھنک عمر ایوب صاحب پہ بنا ہے. اب عمر ایوب نے موٹر سائیکل چوری کرنا ہے. اب اس پہ اجازت دیجیے گا ایک سوال کرنے کی بھی, یہ امپورٹنٹ, میں اسی میں ایک ضمنی سوال کرنا چاہوں, چونکہ ذرا آپ نے کہا کہ پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں. علی صاحب, کیا میں اس بات سے یہ مطلب لوں کہ جو آپ کے دور حکومت میں کیسز بنے وہ بھی پولیٹیکل کیسز ہی تھے پھر؟ دیکھیں میری بات سنیے, جی جی جی, ایک سوال ہو گیا, اس کا جواب لے لیجیے. جی جی پلیز پلیز. مقصد یہ نہیں ہے, مقصد حاصل وصول یہ نہیں ہے کہ کون حکومت میں آتا ہے اور کس کے کیسز ختم ہوتے ہیں, کون عدالت سے باہر آتا ہے, کون جیل کے اندر جاتا ہے. وہ تو اس کے ساتھ ضمنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اصل چیز تو عوام ہے, پاکستان ہے. اب عوام کا مفاد اس میں ہے کہ مہنگائی کم ہو, لا اینڈ آرڈر بہتر ہو, ڈیولپمنٹ ہو اور انویسٹمنٹ آئے. اب وہ کیسے ہوگی؟ اتنی بڑی جماعت کو جب آپ نے پولیٹیکل کیسز میں اٹھا کے سب کو اندر کر دیا, اور یہ تو اللہ بھلا کرے پشاور ہائی کورٹ کا کہ اس نے سٹینڈ لیا اور ہم جیسے لوگ باہر آئے, ورنہ ہم بھی ابھی تک سڑ رہے ہوتے. تو نقطہ یہ ہے کہ اگر ہاں آپ نے ہمیں ہماری لیڈرشپ کو اندر رکھا ہوا ہے تو وہ تو آپ 2 سال رکھ سکتے ہیں, آپ رکھ لیں 10 سال رکھیں, کیونکہ کیسز تو ریاست کو, حکومت کو بنانا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. آپ پورے پاکستان میں 50 کیسز, جس طرح خان پہ 200 کیسز بنے, کیا کوئی بھلا آدمی پاکستان میں یہ سوچ سکتا ہے کہ عمران خان یا شاہ محمود قریشی خدا نخواستہ غیر محب وطن غدار ہیں, یا وہ جو ہیں پاکستان دشمن ہیں؟ سب کہتے ہیں نہیں, سب کہتے ہیں پولیٹیکل کیسز ہیں. اب اس کا نقصان ملک کو یہ پہنچ رہا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اب سر تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں, جو ECL میں نام تھے اور اب نکل رہے ہیں, تو کیا اس کو یہی سمجھا جائے کہ تھوڑی سی ڈھیل ملی ہے, یا اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مذاکرات نہیں ہوئے تو ظاہر ہے پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے, ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہے, بات چیت اس طریقے سے نہیں ہوئی, تو پھر جو ECL میں نام تھے ان رہنماؤں کے پیچھے ہے کہ وہ نام کیسے نکلتے چلے جا رہے ہیں؟ بہت سے کیسز میں ظاہر چیزیں بہتری کی طرف بھی گئی ہیں, آپ کو ریلیف بھی ملا ہے. دیکھیے زیادہ تر تو اس میں وہ لوگ ہیں جو کہ 2 طرح کے لوگ ہیں جو آج بھی اگر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہ عدالتوں سے ریلیف لے کے باہر آ گئے ہیں, بیل پہ ہیں اور MNA بن گئے, سینیٹر بن گئے, یا اوپن ہیں, فیوجیٹو نہیں ہیں, مفرور نہیں ہیں. ان کا کلیئر ہو گیا ہے جو ان کا حق بنتا ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, ان کا تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, پتہ نہیں ان کو پوری ڈیل ابھی تک نہیں ملی. لیکن اب میرے جیسے لوگ ہیں, مجھے نہیں پتا انہوں نے, میں تو اسٹیٹ منسٹر تھا, تو اسٹیٹ منسٹر تو اس طرح فیڈرل منسٹر نہیں ہوتا. I was not part of cabinet. اسٹیٹ منسٹرز کو یہ اسپیشل انویٹیشن بلاتے ہیں. اب میرے یا شہریار افریدی, ہم جیسے لوگ, پتہ نہیں ہمارے نام انہوں نے نکالے نہیں, مجھے نہیں پتا, نہ اس میں مجھے انٹرسٹ ہے کہ یہ نکالیں, کیونکہ یہ مجھے پتا ہے جب بھی ملک سے باہر جاؤں گا میں ملک کے کام سے جاؤں گا, ملک مجھے بھیج دے گا. مجھے ملک سے باہر جانے کا, بھاگنے کا کوئی شوق نہیں ہے, کیونکہ میں جب وزیر تھا تب بھی ملک سے باہر میں ایک دفعہ گیا جب عمران خان نے بطور وزیر اعظم کابل مجھے بھیجا محمد علی جناح اسپتال کی افتتاح کے لیے, کیونکہ یہاں سے کوئی ایک اس وقت کے ہیلتھ منسٹر جانے کو تیار نہیں تھے. یہ بات پہلی بار میں کہہ رہا ہوں سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں کابل گیا وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن کریٹ ہوگی, لیکن ہم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. جہاں سبز لالی پرچم کی بات ہوگی, تو جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں ہر کسی کا حق ہے. کوئی عمرہ کے لیے جا رہا ہے, کسی کے بچے باہر ہیں, اس پہ بات ہی نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی شخص عدالت سے ریلیف لے رہا ہے, جیسے میں آپ کو ایک نام بتاتا ہوں, ہمارے چیف ویپ ہیں محترم عامر ڈوگر صاحب, الیکٹڈ اب MNA ہیں ملتان سے, عدالت سے حکم لے کے نکلے ہیں. وہ اس کو تو آپ ڈیل مل نہیں کہہ سکتے. باقی اگر حکومت نے کسی کا نام نکالے اور اس پہ کچھ نہیں ہے
तो अच्छा स्टेप है, लेकिन इसको डील करना गलत बात है। ठीक है, सही हो गया अली साहब, पॉइंट आ गया। अच्छा अली साहब, ऐसे में ज़ाहिर है पार्टी के अंदर के इख्तलाफात भी सामने आ रहे होते हैं और बड़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से सामने आ रही होती है। जिस तरह अभी हालिया उनका बयान सामने आया कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन के लिए बहुत सारे अंदर के लोग हैं जो कि बानी पीटीआई पर प्रेशर डाल रहे हैं कि उनको नामजद ना किया जाए, शेर अफजल मरवत साहब को नामजद ना किया जाए, और इस तरह की एक बड़ी स्टेटमेंट उनकी सामने आती है और अग्रेसिव स्टेटमेंट सामने आती है। तो क्या आपको क्या लगता है कि इस पॉइंट पर इस तरह की बातें सामने आना, क्या ये एक ठीक अमल है, और क्या वाकई हुकूमत की तरफ से मना किया गया है कि उनका नाम नहीं देना चाहिए, या वाकई पार्टी के अंदर के लोग हैं जो नहीं चाहते कि शेर अफजल मरवत जो है वो चेयरमैन बने? देखिए, पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर डिस्कस हों तो बेहतर रहता है, तमाम जमातों के लिए कह रहा हूँ, खासकर अपनी जमात। जब के लीडर इस वक्त जेल के अंदर है तो हम जैसे लोगों को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि पार्टी के मामलात अंदर डिस्कस हों। किसी ने मोहतरम इमरान खान साहब पे, वैसे आपको सबको ये पता तो है कि खान साहब पे किसी ने क्या प्रेशर डालना है, उन पे तो बड़े बड़े लोग नहीं प्रेशर डाल सके, तो अपने क्या डालेंगे। लेकिन मुझे इल्म नहीं है कि किसी ने कोई प्रेशर डाला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब ने कोई फैसला किया है, हुक्म दिया है कि इस शख्सियत को बनाए, जिसका भी नाम लिया है वो पार्टी को फिर सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी कोई प्रेशर वाली बात है, मुझे इल्म नहीं है क्योंकि मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं दोबारा ये कहूँगा कि ये मामलात ऐसे होते हैं, पार्टी के अंदरूनी मामलात होते हैं, जब पार्टी के अंदर रहने चाहिए। ठीक है, और ऐसे में अली साहब क्या हुकूमत की तरफ से आप लोगों को कहा जा रहा है कि किसी और का नाम दे दे, जो कि ज़रा हुकूमत की सवाबदीद है कि किस नाम पे वो ओके करते हैं, ज़रा नाम भले आप लोग देंगे, लेकिन क्या हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है आप लोगों को कि किसी और का नाम दें? मीडिया में ये चीज़ें वैसे कल से मैं देख रहा हूँ, लेकिन उमर अयूब साहब को या बैरिस्टर गौहर को या जो आमिर डोगर साहब चीफ विप हैं, उनको इल्म होगा। मेरे नॉलेज में कोई नहीं है कि हुकूमत ने कहा हो कि इनको नहीं उनको दें, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव अपोजिशन का है, वो जिसको भी मुनासिब समझते हैं नामजद कर सकते हैं, हम उनका नाम। जी अली साहब बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। इस वक्त जो सियासी मामलात हैं, जो माहौल में कमेंट दे रहे थे, पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। दुनिया भर में आज से हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात का आगाज़ हो चुका है। जो मुहिम है, इसका मकसद क्या होता है कि वैक्सीनेशन से मुताल्लिक आगाही हो और इसका फैलाव बढ़ाया जाए, और ये मुहिम हर साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते में चलाई जाती है। इन्हीं हिफाजती टीका जात रूटीन इम्यूनाइजेशन, अब इसकी हम बात करते हैं तो मेडिकल की तारीख की एक बड़ी कामयाबी का नाम है, जिसमें हर साल तकरीबन 50 लाख ज़िंदगियां बचाई जाती हैं और इसके ज़रिए 20 से ज़ायद मुहलिक बीमारियों का इलाज किया जाता है, बल्कि उनसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। और किस तरीके से इस पर काम किया जा रहा है, आज हम इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर फरा रशीद साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में जब हम देखते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन, क्या इश्यूज़ नज़र आते हैं आपको? क्या वाकई ऐसा होता है कि थोड़ी सी कोताही हुई होती है बचपन में, एक आध कोई टीका या एक आध कोई डोज मिस हुई होती है जिसकी वजह से फिर हम आगे चलकर देखते हैं कि बीमारियां आ रही होती हैं? जी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू, क्योंकि ये इम्यूनाइजेशन वीक है, तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, एंड इट्स लाइक दे आर प्रोवाइडिंग इम्यूनाइजेशन वर्ल्ड वाइड, और जो उनका मेन एम है कि वो बच्चों को इम्यूनाइज़ करें अगेंस्ट द प्रिवेंटेबल डिजीज़ बाय वैक्सीनेशन। तो मेन एम यही है एक्चुअली। तो उसमें एक्चुअली मेन द रीज़न जो है, अभी तक जो इम्यूनाइजेशन पूरी कंप्लीट नहीं होती बच्चों में, जिस तरह वी ऑलरेडी एरेडिकेटेड द स्मॉल पॉक्स, पर चिकन ये जो है पोलियो है स्टिल 99%, और अभी भी बिकॉज ड्यूरिंग द कोविड और ये कि कुछ वैक्सीनेशंस दे वर नॉट लाइक अप टू डेट, और जिसकी वजह से डिजीज़ अभी दे स्टिल प्रीवेल। तो उसमें हमने मेक श्योर करना होता है, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ लाइक एज अ मेन तो ये बच्चों में होता है, क्योंकि बच्चों की जब व्हेन दे आर बोर्न दे स्टार्ट फ्रॉम देयर, और ये विद टाइम दे गेट अपडेट होती हैं और साथ साथ लाइफ लॉन्ग होती हैं, एंड दे प्रोवाइड लाइक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। तो वंस वी स्टार्ट, तो वी हैव टू मेक श्योर, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ बीइंग लाइक अ क्लिनिशियन, हमारा काम होता है कि हम मेक श्योर करें कि दे आर वैक्सीनेटेड। और एक्चुअली माइनर थोड़े मिसकंसेप्शंस की वजह से एग्जैक्टली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस है इसको लेकर, स्टीरियोटाइप्स हैं, लोग अपने खुद से ही बातें कर रहे होते हैं और कोई ऐसे कोई तहकीक या कोई सॉलिड रिसर्च उसके पीछे नहीं होती है। सो ये अवेयरनेस क्रिएट करना कितना ज़रूरी है। मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब आप आवाम को ज़रूर बताएं कि अगर आप अपने बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगवाएंगे तो क्या क्या नुकसानात हैं जो कि फेस करने पड़ेंगे ग्रोथ जब बच्चे की हो रही है। ओके, तो उसमें जब हम ये स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने एक्चुअली पेरेंट्स को एजुकेट करना होता है, क्योंकि जब तक हम उनको एजुकेट नहीं करेंगे वो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगवाते।
تو جو مسکنسیپشن ہوتا ہے تو اس میں ہم نے پیرنٹس کو سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ جو ویکسینز ہوتی ہیں آئی نو کچھ ویکسینز کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں بٹ دے آر ویری مائنر, اور جب بھی وہ کوئی بھی ویکسینیشن یا کوئی بھی وہ مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے اس کی نا ٹرائلز ہوتی ہیں, میک شیور کیا جاتا ہے دے آر سیف فار دا چلڈرن اور دے ہیو نو میجر سائڈ افیکٹس, دیٹس وائی دے کم. اور مین ریزن جو ہوتا ہے ٹو پریونٹ دا ڈیزیز, نہ کہ اس میں ڈیزیز ہو, تو اس میں پیرنٹس کی ایجوکیشن اٹ از ویری امپورٹنٹ, ان کو بتایا جائے اور جن کی جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو دور کیا جائے, ان کو جو ہے جو ٹرائلز ہوئی ہوئی ہیں ان کو آئی مین ایجوکیٹ کیا جائے, بروشرز دے سکتے ہیں ہم ان کو. اور جب یہ چیز ہو جاتی ہے, جب آپ پیرنٹس کو کر دیتے ہیں تو دین دے آلریڈی ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ دیز ڈیزیز دے آر ویری پریونٹیبل, تو اس میں یہ ہے کہ دین دے آلسو میک شیور کہ ان کی کوئی غلط فہمی کی وجہ سے دا کڈز ڈونٹ گیٹ افیکٹڈ. ڈاکٹر صاحب ایسے میں وہ پیرنٹس جنہوں نے کسی بھی وجہ سے اگر نہیں لگوائی بچوں کو ویکسین, کیونکہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روٹین ایمونائزیشن میں کارڈ بنتا ہے اور اس میں ہوتا ہے اچھا اس اتنے ماہ کے بعد یہ انجیکشنز اور اتنے ماہ کے بعد یہ انجیکشن, پورا کورس مکمل کرنا ہوتا ہے. وہ پیرنٹس جنہوں نے کوئی ایک آدھ کورس مس کر دیا یا جنہوں نے تھرو آؤٹ ہی نہیں کروایا, وہ کورس لگوایا ہی نہیں, ایک انجیکشن بھی نہیں لگوایا, اب بچہ ہو گیا 2.5-3-4 سال کا, کیا اب وہ لگوا سکتے ہیں یہ؟ جی اس میں یہ کہ ضرور لگوا سکتے ہیں, اور اس میں اس کا جو ہوتا ہے اپڈیٹڈ کورس ہوتا ہے. جو ایسے پیشنٹس جو ہوتے ہیں جو نہیں لگواتے تو اس کا اپڈیٹڈ کورس ہوتا ہے, اگر کوئی ایک ڈوز مس بھی ہو جاتی ہے اس کے بوسٹر ڈوزز ہوتے ہیں, تو وہ ہر ویکسین کا اپنا ایک ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ پیرنٹس کنسلٹ ضرور کر لیں اپنے ڈاکٹرس کو اینڈ دے کین گیٹ. اور یہ اویلیبل ہوتی ہے ایزیلی, کوئی ایشو اس میں نہیں ہوتا؟ نہیں, اس میں کوئی ایشو. کیا جو امیونائزیشن ہوتی ہے وہ سب بچوں کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے, یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ روٹین ایمونائزیشن والے نہیں ہوتے, چونکہ ان کی شاید گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی ہوتی ہے, کوئی ایسی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ پھر روٹین ایمونائزیشن کی طرف نہیں جاتے؟ جیسے کہ ایک بچے سے متعلق میں نے دیکھا کہ اس کی اسپلین نہیں بنی ہوئی تھی اس کی, تو اس لیے کہا کہ آپ روٹین ایمونائزیشن کی طرف نہیں جا سکتے, آپ کو ایک الگ جگہ سے الگ ٹیکے لگوانے ہیں. تو کیا ایسے کیسز ہوتے ہیں؟ جی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو امیونو کمپرومائز پیشنٹس ہوتے ہیں جن کے اندر اسپلینز نہیں ہوتی. آئی مین ان کی جو روٹین ہے وہ تو ہوتی ہے, آن دا ٹاپ آف دیٹ دے گیٹ ایکسٹرا امیونائزیشن ایز ویل, کہ جو انفیکشنز ہوتی ہیں جن کی اسپلینز نہیں ہوتی ہیں, دے آر ہائی رسک فار دوز انفیکشن, اس کی سیپریٹ ویکسینیشن ہوتی ہے. دیر آر 3 ٹائپس آف دوز ویکسینس اور جو ہم دیتے ہوتے ہیں, تو دیر آر ویکسینیشنز فار دے آر ایکچولی وہ ایک سیپریٹ ہوتا ہے. جو امیونائزیشن جو مین جو ہے نا دس ای پی آئی از ایکسپینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن, اس کے اندر جو مین جو ہوتی ہیں دے آر ایزیلی اویلیبل, جو مین پورے ورلڈ وائڈ ہوتے ہیں, تو تاکہ ڈیزیز نہ ہو, مورٹیلٹی نہ ہو. اگر تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیزیز کو پریونٹ کرتے ہیں, دوسرا ڈیزیز پریونٹ ہوئے گی تو وہ بار بار انفیکشنز نہیں ہوں گی, اس سے اگر انفیکشن بار بار ہوتی ہیں تو اس سے اینٹی بایوٹک کا ری یوز آئی مین بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور پھر اینٹی بایوٹکس کے اپنے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو ہم بیسیکلی اسٹارٹ ہی کرتے ہیں تاکہ ڈیزیز ہوئی نہ مورٹیلٹی ہو نہ موبیڈیٹی ہو اس میں. تو احتیاط علاج سے بہتر ہے, اور یہ جو ویکسینیشن ہے یہ ظاہر ہے احتیاط ہے کہ آپ حفاظتی ٹیکے اپنے بچوں کو ضرور لگوائیں, اور یہ آگاہی کا ہفتہ منایا جا رہا ہے, اور یقیناً جو مسکنسیپشنس ہیں ان کو دور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کے بچوں کا جو مستقبل ہے اس کو محفوظ کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں جناب, اور بات کرتے ہیں کہ ایک نیا ڈرامہ آنے والا ہے, بلکہ آج اس کی پہلی ایپیسوڈ ایئر ہونی ہے 8 بجے. ایگزیکٹلی, جان سے پیارا جونی یا جونی, یہ بھی ہم ذرا کنفرم کرتے ہیں. یہ واقعی جونی بولتے ہیں جو کیونکہ پر پیش لگی ہوئی ہے نا, تو جونی ہے کہ جونی ہے, یہ پوچھ لیں گے, کاسٹ سے پوچھ لیں گے, لیکن پہلے پرومو آپ کو دکھاتے ہیں. مجھ جیسی فیشنیبل اسٹائلش لڑکی تم جس لڑکے سے شادی کیوں کرے گی؟ میرا دوست ہے شرافت علی, اس کی بانجی ہے, اس کا نام مینا ہے. اتنی ایمرجنسی میں آپ نے مجھے یہاں لڑکی دیکھنے بلایا. لک ایٹ می, میں سعودیہ رہتا ہوں. میں کٹنی ہے تیرا لک ایٹ می. پینڈو 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 پینڈو. میں چاہتا ہوں یہ نکاح فوری ہو جائے. میں جانتا ہوں آپ مجھے سخت ناپسند کرتے ہیں حسن آرا, آپ کا کہا ہوا ایک لفظ نہیں بولا ہوں میں. کیا بات ہے جی. ابھی تو آپ نے دیکھیے پرومو آپ کو دکھایا, اچھا لکھا ہے اس کو عالیہ بخاری سے, ڈائریکٹر ہے میر سکندر, اور پروڈیوس کیا ہے جی محمد دریت پروڈکشنز نے. اچھا اس میں یوں تو بڑے کردار اہم جن کو آپ دیکھ بھی پائے ہیں اس ٹیزر میں, ٹریلر میں, لیکن جو زاہد احمد بھی ہیں,
मामिया है इसमें, माहम है इसमें। अच्छा, और आप ये देखें जब हम माहम की बात करते हैं, कुछ टाइम से हम स्पेशली देख रहे हैं कि जब से उनका डेब्यू हुआ उसके बाद उन्होंने क्या जबरदस्त परफॉर्म किया है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से नजर आई हैं वो। और क्या, और ये वो वाली बात होती है ना, हम कहते थे कि कोई नया एक्टर आता है वो छा जाता है। मामिया तो चले अब नई नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक जर्नी होती है ना। एग्जैक्टली एक जर्नी होती है, नई आई थी और उसके बाद हर प्लेटफॉर्म पे वो छा गई, चाहे वो लक्स स्टाइल अवार्ड हो, अली जफर के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस भी उनके सामने आई। स्टेज पर आई तो फिर रीमा जी ने भी तालियां बजाई, माया अली ने भी तालियां बजाई, और क्या जबरदस्त एक्सप्रेशन के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है। यानी कुछ एक्टर्स होते हैं सबीन के, वो डांस बहुत अच्छा करते हैं, एक्ट बहुत अच्छा करते हैं। जब एक्टिंग की बात हम करते हैं तो जो मर्जी रोल है, वो चाहे पॉजिटिव रोल है, वो चाहे नेगेटिव रोल है, वो कोई चैलेंजिंग रोल है, तो वो हमें करते नजर आते हैं। एक्टिंग इज एक्चुअली, यस, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ये बड़ी बात है। डांस के साथ अपने एक्सप्रेशन देखें, मैं उस एक्सप्रेशन पे फिदा हूं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो आज ये हम आपको जब दिखा भी रहे हैं, तो चूंकि इस ड्रामे की बात हो रही है जो कि आज से होने 8 बजे, और बात हो रही है मामिया की, आज साथ मौजूद हैं माहम, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सो गुड टू हैव यू अगेन। अच्छा, माहम कौन कहता है आपको और मामिया कौन कहता है आपको? यानी कोई आपने रखा हुआ, अच्छा ये मुझे माहम कहेंगे और ये मुझे मामिया कहेंगे? Actually it's very interesting because मैं जिसको भी बताती हूँ ना अपना नाम, मैं माहम बताती हूँ, but eventually खुद ब खुद everybody reels down to calling me मामिया themselves, yeah, because it's my stage name. अच्छा माहम, ये स्टार्ट सबसे पहले किसने बोला? मामिया जाहिर है, वो किसने बोला? क्योंकि देखिए निकनेम्स होते हैं ना, अक्सर औकात नहीं, मतलब हमेशा लोगों के होते हैं। जिस तरह मेरा एक निकनेम है, घर में आपका एक निकनेम होगा, और लोग पे जो असल नाम होता है जो असल नाम होता है वो उसको भूल जाते हैं बिल्कुल। आप तरस जाते हैं कि कोई आपको असल नाम से जरूर बुलाए। तो मामिया, आपका नाम सबसे पहले मामिया किसने रखा था निकनेम? Honestly, it was Japanese culture में ना एक there is this performance artist, उसका नाम है मामिया। तो मैंने अपना यूजर नेम खुद ही बस नेम रखा था, and then I never thought कि कोई सोचेगा कि ये इसको बुलाना है for her. So I remember going to like shoots and because I was modeling earlier, and everyone would be like, what is Mamiya? Like, you're such a Mamiya. So okay, I'm gonna just choose to call you a Mamiya. तो बस यानी कोई निकनेम नहीं था, एक इंस्टा के यूजर नेम कह लें, या वो एक जो आपका डिस्प्ले हो रहा होता है उसकी वजह से ये बनता चला गया। अच्छा मामिया, मॉडलिंग, एक्टिंग, परफॉर्मेंस, जिस तरह में लक्स स्टाइल अवार्ड्स की बात भी की है, आपने विजुअल भी उसका दिखाया, सबसे ज्यादा मामिया खुद एंजॉय क्या करती हैं? परफॉर्मेंस, hands down. I enjoy performing so much. I feel like मेरी जिंदगी में अगर कुछ ऐसा है अभी जिसको मैं भरपूर तरीके से सिर्फ अपने लिए एंजॉयमेंट के लिए और सोल के लिए करती हूँ, तो दैट इज परफॉर्मेंस। ओके, और अब जो ड्रामा आज शेयर हो रहा है, थोड़ा सा इस ड्रामे से मुतालिक बताइएगा, कैसा प्रोजेक्ट है ये, क्या रोल है आपका, कितना मजा आने वाला है इस ड्रामे में? आई फील लाइक मजा तो आने वाला है, बिकॉज एक चीज इसमें बहुत रिलेटेबल है कि हर कोई अपने लिए रियलिस्टिकली खड़ा होता है, अपने हक के लिए। कोई रोध हो नहीं रहा। आई रियली लाइक दैट माई कैरेक्टर, ऑल्दो लाइक शी, उसके साथ आप देखेंगे कि कैसे बुरा थोड़ा सा होता है, बट वो भी जाने नहीं देती। आई लव इट, लाइक आई लव अ लीड रोल टेकिंग पावर इन अ लीड रोल। ये यूजुअली होता नहीं है, यूजुअली हम आंसू बहा के जीत जाते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं इस बार, तो आई रियली एंजॉयड इट। दैट्स ग्रेट। और माहम, ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक बिल्कुल एक डिफरेंट रोल में आप नजर आई हैं। इससे पहले अगर देखा जाए तो कोई लाइवली मैंने नहीं देखा कि कोई परफॉर्मेंस सामने आई। वो यही होता है कि या तो क्या कोई नेगेटिव रोल बीच में आ जाता है, या सीरियस रोल्स होते हैं, वो उनमें आपने अभी तक काम किया। अब ये दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट जो हम प्रोमो में देख रहे हैं। सो ये ज्यादा एंजॉय किया, या फिर जो सीरियस ऑलरेडी रोल कर चुकी हैं वो ज्यादा एंजॉय किया है? I feel like comparison मैं नहीं ड्रॉ करूँगी, क्योंकि फिर वो मैं ऑलरेडी अपने दिमाग में इसको अनफेयर कर दूँगी। So I mean, I think it's a good question. I would say कि मेरे लिए I would say थोड़ा सा easy था ये कैरेक्टर in comparison to what I've done before. क्योंकि इससे पहले मैंने नूरी किया था, उससे पहले मैंने डबल रोल किया था। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो अभी तक मैंने किया है वो पिछले कैरेक्टर से बहुत मुख्तलिफ हो, ताकि मैं अपने आप को भी चैलेंज करूं और एक जैसा कैरेक्टर बार बार ना करूं।
ओके अच्छा, एक जैसा करेक्टर बार बार ना करना ये ज़ाहिर है बड़ी अहम बात, लेकिन एट द सेम टाइम कोई ऐसा करेक्टर माइंड में ऑलरेडी होता है एक्टर्स के कि अच्छा कुछ ऐसा कभी करने का मौका मिले तो फ़ौरन से करना चाहेंगे. व्हाट इज़ दैट वन पर्टिकुलर कैरेक्टर जो कि मामिया चाहती हैं कि जो रीसेंट आप चाहेंगी कि बस जल्दी से ऐसा हो और मैं करूँ वो? मुझे एक्शन करने का बहुत शौक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई फाइट सीक्वेंस हो और मैं बस टूम रेडर की तरह उसको लारा क्रॉफ्ट का कोई कैरेक्टर टाइप. वैसे रियल लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हुई है कि मामिया इन एक्शन? Well, you know what? Yes, school time देखना चाहिए था कि मैं काफी लड़ाका होती थी, तो I would get into quite good fights and show action. Yes. अच्छा, तो मेरे ख्याल कुछ शुक्र है सर ना फटे हो किसी के. नहीं वैसे इतना मारा है कभी एक्शन ने मार पिटाई हुई है कभी? वैसे कभी मार दिया हो, थप्पड़ मार दिया हो किसी को या कुछ मार दिया हो? थप्पड़ तो स्कूल में नॉर्मल होता है. स्कूल में नॉर्मल नहीं होता. मामिया के लिए कितने को थप्पड़ मारे हुए हैं? एक से ज्यादा. एक से काफी ज्यादा. ये अच्छा, एक से काफी ज्यादा. Oh my God, आपने सारे पोल खुलवा रहे हैं और नेशनल. वैसे ऐसा है कोई अभी भी स्कूल फ्रेंड जो कि स्टिल कांटेक्ट में हो और कभी बैठे हो तो याद करते हो अच्छा ठीक है वो उस वक्त ऐसा एक सीन हुआ था और बिल्कुल लड़ाई हो गई थी और मामिया ने थप्पड़ जड़ दिया था? Yes, actually है वो. मैं जब से 12 साल की हूँ तब से मेरी 13 साल की अमेरिका रहती है, तो एवरी नाउ और हम बात करते हैं कि ये हुआ था. अच्छा जी, ऐसा बता. अच्छा, आप जरा ड्रामे की तरफ वापस आते हैं. आप काम आपने जाहिद अहमद के साथ मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम किया है और इसके अलावा हिरा की पहली दफ़ा काम किया है. कैसे एक्सपीरियंस रहा दोनों के साथ काम करते हुए? I think it was a great. ये वैसे आपको उनसे पूछना चाहिए. I am a new person. मुझे अभी शायद 1.5 साल भी नहीं हुआ इंडस्ट्री में, and they should be the ones speaking about कि कैसा रहा मेरे. I honestly like had a great time. I'm the kind of person मैं काम पे आती हूँ, मैं वहाँ चुप रहती हूँ, मुझे बहुत टाइम लगता है to like understand everyone's wavelength. So eventually when I opened up to them, I remember Zahid saying कि we are breaking the ice, but with you, it's breaking ice every time because like I stay very, very quiet. Great. So with Hira, I had a ball. अच्छा, ज़बरदस्त. ज़ाहिर है और ऐसे में ज़ाहिर है काम का मज़ा तो आता है, नए जब रोल मिल रहे होते हैं, नए लोगों के साथ काम करना. ऐसे में मामिया मैं ज़रूर आपसे आपकी तरक्की का राज पूछना चाहूँगा जो आपको लगता है 1-1.5 साल में लीड रोल करना, अच्छे प्रोजेक्ट्स करना, आपकी नज़र में ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, इसमें व्हाट डू यू थिंक कि वो आपका टैलेंट है, वो बस मौका मिल जाना, उसको अच्छा सा अवेल कर लेना, वो क्या है? I think अपना काम ऑनेस्टी से करना ना आपको काफ़ी दूर लेके जाता है. तो मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मुझे पहला कैरेक्टर मिला वो लीड था, दूसरा मिला it was the pivotal character of the show in Joke Sarkar, and then I got a third in which I was doing a role with Zahid Ahmed, and then there was Hira Mani also. So I was always very के ठीक है, मतलब this is my journey. I never thought के ये था. मैंने सोचा कि ये मेरी जर्नी है और मैं शायद कुछ जो भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ और अभी तक जो कर रही हूँ ऑनेस्टी से कर रही हूँ. So I think I'm only given to being honest with my craft. ठीक, ग्रेट. चले मामिया, थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. जो प्रोजेक्ट आप भी हम बात करें एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल. तो जान से प्यारा जॉनी ये मामे से पूछ लेते जाते जॉनी या जूनी? See, I told you पेश है. हाँ, तो मैंने भी यही कहा था कि कंफर्म कर लेते हैं. ऐसा ही है. मामिया, थैंक यू वंस अगेन. तो आज रात 8 बजे से ड्रामा एयर हो रहा है हम टीवी पर, जान से प्यारा जूनी. ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए. इन्फॉर्मेशन के इस दौर में हर तरफ खबरों, तबसरों, तज्जियों की भरमार है और बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं. रोजाना अनगिनत तबसरे, तज्जिए देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं. लेकिन इन्फॉर्मेशन के इस हंगामा खेज दौर में जो चीज़ सबसे अहम है वो है
سنجیدگی اور غیر جانبداری پر مبنی مستند آرٹیکلز اور مضامین جو عوام میں صحیح معنوں میں شعور اجاگر کرتے ہیں، ایک پرسیپشن بلڈ کرتے ہیں جو کہ ہونی چاہیے۔ اب ایسی ہی ایک سنجیدہ کوشش ایک ویب پورٹل نے کی ہے، اسٹریتھیا، اور جس طریقے سے اس میں مضامین شائع ہوتے ہیں، آرٹیکلز پبلش ہوتے ہیں، اس میں سیاست، معیشت، ٹیکنالوجی، جیو پالیٹکس، عسکری امور سمیت کئی اہم عالمی ایشوز کا اس پہ احاطہ کیا جاتا ہے۔ اسٹریتھیا متعدد یونیورسٹیز اور تھنک ٹینکس کے ساتھ پارٹنرشپ رکھتا ہے اور یہ مضمون نویسی کے مقابلوں کے ذریعے نوجوانوں اور ریسرچرز اور اسکالرز کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو آج ہم اس پلیٹ فارم سے متعلق بات کریں گے۔ کچھ دیر میں اس کے چیئرمین مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمیں جوائن کر لیں گے، لیکن اس وقت اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں اس کے ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر صاحبزادہ محمد عثمان صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک کیونکہ کمپٹیشن ہوا تھا فیبرری میں انہی آرٹیکل سے متعلق، تو گورنمنٹ اینڈ پبلک پالیسی نسٹ سے انڈر گریجویٹ ہیں اشرف صدیقی ساتھ موجود ہیں، ہی از دا ونر آف دیٹ کمپٹیشن۔ السلام علیکم جی، کیسے آپ دونوں؟ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ گریٹ۔ عثمان، پہلے آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اسٹریتھیا کیا مقصد تھا اس کا کہ یہ بننا چاہیے، پھر کس طرح سے آپ نے انگیج کیا یونیورسٹیز کو، تھنک ٹینکس کو؟ اوکے، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ دس اپرچونیٹی ٹو اس کہ ہم آپ کے ویورشپ کو اسٹریتھیا بتا سکیں۔ ایکچولی اگر ہم دیکھا جائے اسپیشلی یورپین کنٹریز میں لائک ڈفرینٹ ویب سائٹس ہوتے ہیں، ڈپلومیٹ، ادر ڈفرینٹ نیوز چینلز ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں نے ویسے کیا کہ یار اس کی کمی ہے، اسپیشلی جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہے، جب ہم دیکھیں 5th جنریشن وار کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں، اگر کوئی نیوز آ جاتا ہے تو اس کو اس طرح ایز سچ کوئی اوپینین نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ویب سائٹ ہو جس پہ کوئی نیوز آ جائے، کوئی ہمارا ایکسپرٹ ہو، اس پہ آرٹیکل لے کے اوپینین لے کے اسٹوڈنٹس ان کو فالو کریں تو اس کو ایٹ لیسٹ کوئی 4 سائٹ انفارمیشن مل جائے گی۔ اچھا، along with this ہم سوچ رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس along with the university اسٹوڈنٹس، ہم جو CSS کے اسٹوڈنٹس ہیں جو بڑا ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، ان کے پاس نالج بھی ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ ضائع نہ ہو، ناٹ اونلی فار دا ایگزام، وہ اوپینین آرٹیکلس کی سائڈ پہ بھی آ جائیں۔ along with this ہم پر سوچ رہے تھے کہ اس کو ڈفرینٹ بکس آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ریڈنگ آج کل بڑی کم ہوتی جا رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا کوئی فیمس بک آ جائے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ینگ جنریشن کو لازمی پڑھنی چاہیے۔ ہم ایک ایکسپرٹ سے اس کی اوپینین جو لائک اوپینین آرٹیکل بھی لکھتے ہیں، ساتھ میں اس کا ایک ریویو بھی لکھ لیتے ہیں۔ اوکے، سو اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس کو پڑھ لے گا تو آلموسٹ کتاب کی انفارمیشن اس تک پہنچ جائے گی، ایگزیکٹلی وہ کور ہو جائے گا ان سے۔ لیکن ظاہر اس کا مطلب یہ نہیں ہے لوگ کتاب پڑھنا چھوڑ دیں، اور آسانی کے لیے ہے کہ جتنی تیز زندگی چل رہی ہے سب کی، تو کچھ نہ پڑھنے سے کچھ پڑھ لینا وہ ظاہرہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ سر، آپ کس طرح سے اس کمپٹیشن کا پارٹ بنے، اور تھوڑا سا اس مقابلے کے بارے میں بتائیے گا جو آپ نے جیتا ہے؟ اچھا، فرسٹ آف آل بہت کم اس طرح کمپٹیشنز ہوتے ہیں خاص طور پہ جو کیٹر کرتے ہیں ہر ڈومین کے اسٹوڈنٹس کو۔ موسٹ آف دا ٹائمز جو کال فار پیپرز بھی آتے ہیں یا ریسرچ آرٹیکلز آتے ہیں، دیر آل سینٹرڈ ٹورڈز ایم فل اسٹوڈنٹس، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس۔ تو یہ ایک بہت اچھا اس طرح پلیٹ فارم تھا کہ یہاں پر ہر طرح کے اسٹوڈنٹ کو اکوموڈیٹ کیا تھا، اینڈ فار ایوری نیچر آف ریسرچ پیپر، کوئی ایسا ریسٹرکٹیڈ نہیں تھا جیسا آپ نے کہا۔ جو ڈومینز ہیں اسٹریتھیا کے، ٹیکنالوجی واز ایکسیپٹیڈ، جیو پالیٹکس، سیکیورٹی، ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ اور جس طرح ہم باقی سارے تھنک ٹینکس اور پالیسی ڈائجسٹ کی ویب سائٹس کو براؤز کرتے ہیں، اسی میں مجھے ملا تھا ان کا آرٹیکل۔ اور جب میں نے ان کے کمپٹیشن کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، اٹ وازنٹ اوپن دین، تو انہوں نے ایئر لانگ پبلش کیے ہوئے تھے اپنے پریویس ایئرس کے ونرز۔ صحیح۔ سو دیٹ گیو از این آئیڈیا کہ ٹینٹیٹیولی کس دورانیے میں سال کے ان کا کمپٹیشن کھلے گا، اینڈ آف کورس اکارڈنگ ٹو دیٹ وی پریپیئرڈ فار اٹ۔ ٹھیک ہے، چلیں اس وقت ہمیں چیئرمین اسٹریتھیا بھی جوائن کر چکے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ سولنگی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اور سولنگی صاحب چونکہ اس سے پہلے ڈاکٹر عثمان نے بتا بھی رہے تھے تھوڑا سا اس پلیٹ فارم کے متعلق، اس کا انٹروڈکشن، آئیڈیا کیسے کنسیو کیا گیا اور پھر کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اور کیا فیوچر ہے اس کا، کیا سوچ آپ رکھتے ہیں؟ شکریہ شعیب۔ جو لفظ ہے ادارے کا اسٹریتھیا، وہ 2 الفاظ کا ایک طرح سے مرکب ہے۔ اسٹریٹجی اور جو تھیا ہے وہ ایک گریک گاڈیس تھی ویژن کی اور سائٹ کی۔ تو بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں، خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں اور سوشل میڈیا کے دور میں، جب جو سنجیدہ معلومات اور مستند اور جو ایک مصدقہ معلومات ہے اس کی کمی ہے، اور لوگوں میں جو ایک اٹینشن ڈیفیسٹ ہے،
और फास्ट फॉरवर्ड और व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो जो एक संजीदा तहकीक है वो कम होती जा रही है और इससे इल्म को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो उस कमी को पूरा किया जाए। अब ये जो पोर्टल है वैसे तो एक संजीदा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है इसका, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक क्राउड सोर्सिंग पे है, तमाम लोग जो है वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं और ये ग्लोबल है। तो अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको दुनिया भर के कंट्रीब्यूटर्स मिलेंगे, लेकिन हमारे नौजवानों के लिए ये एक बड़ी अच्छी कोशिश है कि आप जो है वो तहकीक करें और जो अच्छा और जो मुस्तनद जो काम है उसकी भी एक तरह से तारीफ हो। जैसे ये नौजवान आपके साथ बैठे हैं, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा जो नंबर 1 इनका जो आर्टिकल है वो ये है कि आज के दौर में जहाँ बैनुल-अक़वामी मुसाबिकत है, तनाज़ात हैं, दुश्मनियाँ हैं, लड़ाइयाँ हैं, वहाँ पे भी जो मुश्तरका मकासद हैं उसमें ताउन हो सकता है और दुनिया जो है वो आगे जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक संजीदा कोशिश है कि नौजवानों को, स्कॉलर्स को जो संजीदा काम है जिससे लोग हटते जा रहे हैं उस तरफ मुतवज्जा किया जाए। आगे भी इसी तरह के मुकाबले होते रहेंगे? जी बिल्कुल होते रहेंगे और फ़िलहाल तो आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर आर्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं जी जी, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो वीडियो, ऑडियो और इस तरह की चीज़ें भी आपको नजर आएंगी। सही है सोलंकी साहब, ऐसे में जाहिर है अब आज के दौर की आपने भी बात की, ऐसे में क्रेडिबल रखना अपनी न्यूज़ को वो कितना मुश्किल होता है और इस वक्त आज के दौर में ये कितना इंपॉर्टेंट भी है कि जो भी हो वो उसी वेबसाइट पे जाए, उसी प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़े, उसको पता हो कि जो भी चीज़ वो पढ़ रहा है वहाँ पर, जो खबर वो कंज्यूम कर रहा है वो बिल्कुल हकाइक पर बेस्ड है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है? जितना झूठ ज़्यादा होगा उतना सच की अहमियत उसी हिसाब से बढ़ेगी। अब आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो थंबनेल्स का जो कल्चर है, जिसके अंदर क्लिक एंड बेट के लिए मालूमात कुछ होती है और आप पेश कुछ करते हैं सिर्फ जो है वो कमर्शियलिज्म के लिए और पैसे कमाने के लिए। That's true. तो ये जो है वो एक बहुत ही संजीदा ख़तरा है सहाफ़त के लिए भी, तहकीक के लिए भी। ये आपके लिए भी चैलेंज है, मेरे लिए भी चैलेंज है। इसलिए यह ज़रूरी है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो कुछ भी आप पेश करते हैं वो मुस्तनद हो, वो हक़ाइक़ पर मबनी हो, उसके अंदर झूठ और मिलावट ना हो। और उस्मान, ऐसे में चूँकि दौर अब ऐसा है कि ज़रा विजुअल का दौर है, अब ऐसे में ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि वीडियोज़ हों, यूट्यूब पे वीडियोस हों, ऐसा कंटेंट हो जो कि फिर वाकई मुस्तनद हो। चूँकि हम जब किताब पढ़ने की, आर्टिकल पढ़ने की बात करते, ज़ाहिर है आज का टेंशन स्पैन इतना कम है, हमें रील्स चाहिए, हमें शॉर्ट मूवीज़ चाहिए, हमें उसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो क्या वो भी इसका पार्ट होगा? एग्जैक्टली अभी हम उस साइड पे भी जा रहे हैं कि जो बंदा आर्टिकल लिखता है हम उसे कहते हैं कि काइंडली अपने आर्टिकल को विद इन 2-3 मिनट्स वीडियो में एक्सप्लेन करें। तो अगर कोई फॉर एग्जांपल रीडिंग में इतना वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो वो उसको भी कर सकता है। प्लस हम उसका एक छोटा सा समरी भी बना लेते हैं, उसको भी ट्विटर पे शेयर कर देते हैं ताकि एटलीस्ट अगर कोई 3-4 मिनट भी नहीं गुजारना चाहते 1 मिनट, उसके लिए भी उनको ऑप्शन मिलेगा। सही है। तो हम इस साइड पे भी हैं। प्लस जो आपने डेटा की बात की ना सर की मैं थोड़ा ऐड कर लेता हूँ। द रीज़न इज़ कि हम फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनके साथ सॉलिड रेफरेंस हो, ऑफिशियल रेफरेंस हो, ठीक है, ताकि अगर कोई बैकअप में चेक करना चाहें तो वो चेक भी कर सकता है। ग्रेट। अगर कोई फिगर दे तो आप जाके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी भी पर चेक कर लेते हो उनके वेबसाइट पे जाके, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा कि आया हाउ मच द इंफॉर्मेशन इज लाइक वैलिड और कितना अच्छा है कि ज़रा लोग फिर साइटेशन में भी यूज़ कर सकेंगे कि अच्छा ये चूंकि मुस्तनद इंफॉर्मेशन है और ये इसका प्लेटफॉर्म है और ये इसका ऑथर है, और एक ट्रस्ट भी बिल्ड होता है ना। जैसे अभी आज के तक हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारा ट्रस्ट नहीं है, अब हर किसी को पता है कि रेटिंग के लिए कोई भी, जिस तरह सोलंकी साहब ने बात की कि थंबनेल कुछ और होता है और इन्फॉर्मेशन अंदर कुछ और होती है, तो इस तरह से क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और ऐसे प्लेटफॉर्म से हम भी फायदा उठा सकेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, अशर बहुत शुक्रिया, मुझसे सोलंकी साहब बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।